कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
जय जिनेन्द्र सभी से। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रीति जी। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र प्रीति जी। आ, मुझे हमारा पुराना अगर विषय में जो हमने पिछली बार किया था कोई डाउट हो तो हम कर लेते हैं, देन उसके बाद हम नया कुछ शुरू करेंगे। ये त्रिकालवर्ती सर्वजीव बोलते क्या समझना? त्रिकालवर्ती सर्वजीव। त्रिकालवर्ती का मतलब हुआ कि जो भविष्य काल में प्राप्त करने वाले हैं, जो वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं और जिन्होंने भूतकाल में प्राप्त की है। मतलब त्रिकाल तीनों काल हो गया, ओके। प्रेजेंट, चिरकाल। पास्ट एंड फ्यूचर। चिरकाल। और त्रिकाल मतलब तीनों काल, पुराना। चिरकाल। जी, चिरकाल नहीं, चिर, च से चिरकाल। चीर, ओके सॉरी, चीरकाल मतलब लंबा समय। लंबा समय। और अपवर्तना। अपवर्तना मतलब अपवर्तना। अपवर्तना का मतलब होता है कम करना। कम जैसे हम करना। अव सर्पणी काल बोलते हैं ना, ऐसे हाँ हाँ। अपवर्तना मतलब ओके। स्थिति या रस को हमको कम करना है तो उसको बोली जाती है अपवर्तना। और मुझे गुण श्रेणी का थोड़ा समझना था। ठीक है, एक बार मैं गुण श्रेणी वापस से करवा देती हूँ। गुण श्रेणी का मतलब क्या हुआ देख कि बड़े मन लगे हाँ सर, तो कहीं बड़े। आप प्लीज है ना, जो भी जिसकी भी आवाज आ रही है एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए। गुण श्रेणी का मतलब ऐसा होता है कि जो हम स्थिति घात के द्वारा हमारी जो एक फली उठाते हैं कर्म प्रदेशों की, उन फली के दलिकों को अगर उदयमान प्रकृति है तो उदय समय से लेकर उदय आवलिका से लेकर के गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्य गुणाकार रूप से उन दलिकों को जमा देना, ये गुण श्रेणी कहलाती है। गुण श्रेणी मतलब असंख्य गुणाकार रूप से उस उन दलिकों को अरेंज करना। और जो अनुदयमान प्रकृतियां होती है उनकी उदय आवलिका को छोड़कर उनको भी उदय आवलिका से ऊपर गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्य गुणाकार रूप से जमा देना। क्लियर है शीर्ष। सर या कोई डाउट है शीर्ष। आपको? शीर्ष मीन्स जितने उसका प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे ना, गुण गुणा गुणा में। हाँ, मतलब शीर्ष मतलब एक एंड पॉइंट होता है ना किसी भी चीज का, तो हाँ गुण हाँ। श्रेणी का जो ये एंड पॉइंट है उसको गुण श्रेणी शीर्ष बोलते हैं। समझ में आ गया। ठीक ठीक है सर, और कोई डाउट हो तो दीदी, आप पूछ सकते हैं। इसको इसमें असंख्य शुभ और अशुभ गुणाकारी दोनों क्यों ही कहा दलित गया है? रहेंगे क्या? संख्य गुणाकार रूप में भी तो बोल सकते थे। देखिए, ये हमारे जो भी आगम की या हमारे कर्म ग्रंथ की भाषा है या उसमें जो भी महापुरुषों ने हमको बताया है हम उसी को बता रहे हैं। हो सकता है कि इसका कोई रीजन होगा, लेकिन वर्तमान में हमको सिर्फ इतना पता है कि गुण श्रेणी का मतलब होता है असंख्य गुणाकार रूप से दलिकों का प्रक्षेपण करना। दीदी, जी इसको शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म दलिकों को जमा रहे हैं क्या वो? हाँ, स्थिति घात शुभ और अशुभ दोनों प्रकृतियों का होता है, इसलिए जो हाँ कर्म दलित जमेंगे, अगर शुभ हाँ। प्रकृति है तो शुभ प्रकृति के भी जमेंगे और अशुभ प्रकृति है तो अशुभ प्रकृति के भी जमेंगे। और जब अशुभ मैडम प्रकृति इसके के ना वो दलित उसमें जमेंगे फिर वो उदयमान के समय निकल जाएंगे दोनों ही, शुभ और अशुभ दोनों ही। हाँ, वो जब हम आगे का विषय करेंगे तो उसमें ये चीजें सारी हमारी प्रोसेस मतलब हमारा प्रक्रिया बताई जाएगी कि जो प्रकृतियां उदयमान होती है वो तो उदय समय में निकलती है, लेकिन जिन प्रकृतियों का उदय नहीं होता है वो प्रकृतियां उस उदयमान के साथ मिलकर के स्त्रीमुख संक्रमण के द्वारा बाहर निकल जाती है। यदि इसीलिए गोलाकार उसको रूप एक कालिका के ऊपर से स्थापित करना चालू करते हैं हम। जो अनुदयमान प्रकृति है अगर उसकी हम्म। गुण श्रेणी बन रही है तो हम्म। उसको उदयावलिका छोड़ करके ऊपर से स्थापित की जाएगी, और अगर उदयमान प्रकृति है तो उसको उदय समय से स्थापित किया जाएगा। हाँ, क्योंकि उनको हम उदय आवलिका में नहीं डाल सकते, उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करते, इसीलिए उसको एक आवलिका से ऊपर के समय में ऊपर के डालते हैं हम। समय में डालते हैं क्योंकि उनका और भी फिर उदय नहीं है इसलिए। अच्छा, और फिर वो बाद में उनके साथ संक्रमण से निकल जाती है, स्तबुक हाँ, संक्रमण जब से। वो
वापस अपना टाइम पीरियड होता है, नीचे आते हैं तो वो स्त्रीमुख संक्रमण से निकल जाती है। गुणाकार रूप में मतलब दीदी दो, समझो दो प्रकृति को लिया तो 2 दूने 4 मान रखेंगे। देखिए ना, हर प्रकृति का निषेक अपना अलग होता है। तो जब आत्मा से दलिक निकल रहे हैं तो 2-4 की बात नहीं होती है, अनंत दलिक एक साथ बाहर होते हैं। तो अगर उदयमान प्रकृति है तो उसके उदय वाले दलिक होंगे, और अनुदयमान है तो वो उदय में नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो दलिक इस उदयमान प्रकृति के साथ मिलकर के बाहर निकल जाएंगे। यहाँ हम एक प्रकृति से नहीं लेंगे ना, वो जो फली उठाई है उसमें दूसरी प्रकृतियां भी तो शामिल रहेगी ना। ना देखिए ना, अगर 7 वेदनी का निषेक बना हुआ है, हम 7 वेदनी का स्थिति घात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फली रहेगी उसमें किसके प्रदेश रहेंगे? तो फिर 7 वेदनी पे रहेंगे। जी, और हमने असात वेदनी, क्योंकि हम एक साथ सारे काम कर रहे हैं। हमने बोला है ना कि हम सातों कर्मों का स्थिति घात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक कर्म का नहीं करते हम सातों कर्मों की स्थिति का घात कर रहे हैं। मतलब हम 7 वेदनी, असात वेदनी, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, जितनी भी कर्म की हमारे हैं, उन प्रकृतियों के सारे निषेकों का स्थिति घात हो रहा है। तो सबकी ही फलियां उठ रही है और सबकी ही गुण श्रेणी का गुण श्रेणी बन रही है। ओके जी, ठीक है। दीदी एक और क्लियर कर दीजिए ना, जैसे जी, एक बोलिए। फली है पूरी, समझो एक लाइन है, तो उस फली पे खाली एक ही प्रकार के दलिक रहेंगे कि अलग अलग प्रकार के ऐसे हो सकते हैं? देखिए, टाइप अगर बोलेंगे तो एक फली में एक ही तरह के, अगर 7 वेदनी की फली है तो 7 वेदनी के दलिक रहेंगे, लेकिन उस फली में अलग अलग स्थिति वाले और अलग अलग रस वाले दलिक होने में बाधा नहीं है कुछ भी। ओके, थैंक यू। ठीक सर। आंटी जय जिनेन्द्र, एक डाउट है। अभी जो गुण श्रेणी में जो फली उठाया जा रहा है, एक स्थिति का जितने समय में अनेक हजारों रसगात होता है, तो जो फली उठा रहा है उसमें अनेक हजारों बार उसका ही रसगात कर रहा है आंटी? ना, देखिए आप शायद पिछली क्लास में, मुझे नहीं पता आप थे या नहीं थे, जो रसघात होता है ना, वो शुभ और अशुभ का नहीं होता है। रसघात हमेशा अशुभ प्रकृतियों का होता है, और रसघात के लिए कोई भी हम ऐसा, जो हमने स्थिति कंडक का घातीमान कंडक बनाया, वैसा निषेक में कंडक नहीं बनाते। हम पूरे स्थिति स्थान, मतलब जो पूरा निषेक बना हुआ है ना, उसके हर स्थान से दलिकों में से रस को घात कर रहे हैं। तो रस घात का निषेक पूरा अलग है, और स्थिति घात का तो हम घातीमान कंडक, जिसका हमने माप बताया है, पल्योपम का संकेतम भाग और उत्कृष्ट पृथकत्व सागर प्रमाण, इस कंडक को लेकर घात कर रहे हैं। रस घात पूरे निषेक, और वो भी अशुभ प्रकृतियों के रस का घात करते हैं। ठीक है आंटी जी, थैंक यू आंटी। ठीक है। जय जिनेन्द्र दीदी, एक क्वेश्चन था, तिर्यंच गति के जीवों में सम्यक्त का, तो मिथ्यात्व में 24 कैसे लिए हैं अपर्याप्त में? पेज नंबर 41। क्या पूछ रहे हैं आप प्रश्न? तिर्यंच गति के जीवों में सम्यक्त की अवस्थाएं है ना, पेज नंबर 41। हाँ, पेज नंबर 41, तिर्यंच गति में संकेत। हाँ। अच्छा, मिथ्यात्व एक में बार भाव 24 रखते हैं, अपर्याप्त। एक बार भाव रखते हैं, जब हमारा ये विषय आएगा तो मैं आपको इसको भी क्लियर करने का भाव रखती हूँ कि हमारे जीव के 563 भेद में किस तरह से कौन सा संकित होता है, कौन कौन मिथ्यात्वी होते हैं। नहीं, केवल एक ही पॉइंट पूछना था, 24 वाला। अपर्याप्त में 24 जो है ना मिथ्यात्व का, वही पूछना था। 24 कैसे लिए इसमें? अपर्याप्त अवस्था में। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि तिर्यंच के टोटल भेद कितने होते हैं हमारे? 24 प्लस 24, 48 48 होते हैं ना। हाँ, तो अपर्याप्त कितने हुए हमारे? 24। तो मिथ्यात्व में अगर अपर्याप्त के भेद बोलेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो इसमें तो एकेंद्र तो एकांत मिथ्या दृष्टि है ना, एकेंद्र 11 तो। हाँ, टोटल अगर तिर्यंच की बात करेंगे आप, अगर तिर्यंच के अपर्याप्त की बात करेंगे तो तिर्यंच के कुल अपर्याप्त कितने होते हैं? 24 होते हैं ना। तो वो 24 ही हमने अपर्याप्त बोल पाएंगे ना। जो एकेंद्रीय वो एकांत मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है ना। हाँ है। तो अपर्याप्त में तो आप कितने भेद बोल पाएंगे? 24 से ज्यादा बोल पाएंगे क्या? नहीं, 24 से
ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, नहीं मेरे हिसाब से ना कम होने चाहिए 24 से, क्योंकि कुछ तो साधन में भी गए हैं ना। देखिए, जो सास्वादन में गए हैं, क्या वो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? मिथ्या दृष्टि पर्याप्त अवस्था होंगे। में होंगे ना वो, मिथ्या दृष्टि तो अपर्याप्त में तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, पर्याप्त में होंगे ना वो तो। नहीं नहीं, मिथ्या देखिए, दृष्टि। एक बार क्लियर करते हैं अपन इस चीज को। जो तिर्यंच होते हैं 2400, चाहे वो बेंद्रिका अपर्याप्त हो, तेंद्रिका अपर्याप्त हो, असन्नी पंचेंद्रिका अपर्याप्त हो, वो सास्वादन सम्यक दृष्टि वाले भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि वाले भी हो सकते हैं। मतलब उनके अपर्याप्त में दोनों चीज होगी। तो यहाँ पे जो 24 लिए है ना, वो अपर्याप्त जो मिथ्या दृष्टि भी है उनकी अपेक्षा लिए हैं। और जब हम सास्वादन की बात करेंगे तो जो 3 भेद है विकलेंद्री के अपर्याप्त के, उनमें सास्वादन भी हो सकता है, इसलिए उनको हम सास्वादन सम्यक दृष्टि में भी काउंट करेंगे। अच्छा, ठीक है जी। और कोई डाउट है किसी को? जय जिनेन्द्र, हाँ सर। वो जो अभी गुण श्रेणी का बता रहे थे उसमें अंतर मुहूर्त जो है वो फिक्स्ड है या अध्यास आयोग के अनुसार होता है या स्थिति के आधार पे होता है? वो अंतर मुहूर्त का यानी जो लेवल है वो गुण श्रेणी शीट्स का जो लेवल है वो सभी के लिए एक समान होता है या? संभावना है सभी के लिए एक समान ही होता है, क्योंकि जो प्रक्रिया कर रहे हैं उनकी सबकी गुण श्रेणी फिक्स होती है। गुण श्रेणी शीर्ष जो होता है ना, लगभग सबका फिक्स होता है। अलग अलग प्रकार की गुण श्रेणी, इसमें शीर्ष सभी का एक समान ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। और उदयमान हो या अनुदयमान हो दोनों के लिए भी लेवल यानी वो जो शीर्ष है वो समान ही होगा? उदयमान और अनुदयमान का शीर्ष सेम रहेगा, उनके शीर्ष में चेंज नहीं है। खाली जो नीचे से डलेगा हमारा उदय आवलिका से, और एक आवलिका छोड़कर, वो उदयमान और अनुदयमान के लिए अलग अलग है, शीर्ष दोनों का समान होता है। ओके, थैंक यू। ठीक सर। अच्छा दीदी, जो जय 3 जिनेन्द्र। करण करते हैं तो उसमें कितना समय टोटल समय लगता है 3 करण करने में? 3 अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। यथा प्रवृत्तिकरण में भी अंतर्मुहूर्त लगता है, अपूर्वकरण में भी अंतर्मुहूर्त लगता है, अनिवृत्तिकरण में भी अंतर्मुहूर्त लगता है, जो हमने अंतर किया है उसमें भी अंतर्मुहूर्त लगता है, और इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने में भी अंतर्मुहूर्त लगता है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आंटी, एक अंतर मुहूर्त में कितने ही अंतर मुहूर्त हो रहे हैं क्या? एक पूरे अंतर मुहूर्त में ये तीनों हो रहे हैं? हाँ, देखिए, अब अंतर मुहूर्त किसको कहते हैं, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम तक का पूरा काल अंतर मुहूर्त कहलाता है। अंतर मुहूर्त। 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय तक का पूरा काल क्या कहलाता है? अंतर मुहूर्त। अब आप सोचिए कि अंतर मुहूर्त का कितना वेरिएशन है, कितना अलग अलग प्रकार का होता है। अंतर ठीक है में सर। दीदी कितनी आवलिका होती है एक अंतर में? कीजिए ना, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, पीछे की आवाज आ रही है। देखिए, आपसे निवेदन है, जो भी आवाज आ रही है जिनके यहाँ से भी, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, ताकि सब सुन पाएंगे आराम से। एक अंतर में कितनी आवलिका होती है दीदी? आवाज आ रही, बोल रही है। देखिए, हम ऐसा एकदम फिक्स नहीं कह सकते हैं। अगर 2 समय का अंतर मुहूर्त है तो उसमें एक भी आवलिका नहीं होगी, और ऐसा बताया जाता है कि एक मुहूर्त में 1,67,67,216 आवलिका होती है। अच्छा। थोड़ा नंबर तो लिख के दिखाइए ना, ये आवलिका का नंबर प्लीज। 1,67,67,216। एक्चुअली ये विषयांतर हो जाएगा, इनको हम बाद में करने का भाव रखते हैं। ये सारी चीजें हमारे आगे आने वाली है। तो अच्छा, अभी आप ये समझ लीजिए कि अंतर मुहूर्त में भी कितने ही अंतर मुहूर्त हो सकते हैं, क्योंकि अंतर मुहूर्त का जो वेरिएशन है वो बहुत अलग अलग तरह का है। ठीक है सर। और कोई डाउट है? आंटी, ये जो द्वितीय उपशम में ए फॉर का बंध प्रारंभ होता है वो 6 आवलिका और जगन्य एक समय रहने पर, तो वो किस अपेक्षा से होता है आंटी? क्योंकि द्वितीय का उपशम क्या या मिथ्यात्व की सत्ता है उसके कारण? देखिए ना, अगर भावों में
अधिवसायों में मलिनता आ जाती है, भावों में विशुद्धि कम हो जाती है, तो जीव चौथे गुण स्थान से गिरता है। और अब द्वितीय उपशम समकित उसका खत्म हो गया, लेकिन वहां दूसरे गुण स्थान में जाके उसने क्या बंध प्रारंभ कर दिया? एक और अनंतानुबंध। हाँ तो इस कारण, और उसका D3 मतलब हमारा दर्शन त्रिक अभी उपशांत अवस्था में ही है, तो इस अवस्था को हमने बोला है सासाधन समकित। तो द्वितीय उपशम से जब भावों में, क्योंकि देखिए भाव गिरेंगे तभी वो क्या हो रहा है कि धीरे 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 नीचे आता जा रहा है। छठे तक तो वो कंटिन्यू एक एक स्टेप बाय स्टेप आएगा, और उसके हाँ बाद छह से सीधा चौथे में भी आ सकता है अगर उसके परिणामों में और विकृति आ गई, अधिवसाय और उसके अशुभ हो गए, और उसके बाद अगर उसके और अशुभ अधिवसाय होते हैं तो वो फिर दूसरे गुण स्थान में प्रवेश करता है। तो फिर दूसरे, अच्छा उसकी अपेक्षा से वो दूसरे में जाके फिर पहले में जाता है। जी हाँ, मतलब दूसरे गुण स्थान का हमने बताया हुआ है कि या तो A4 का बंध और D3 का उपशम, ये कंपलसरी होना चाहिए, हाँ तो हाँ ही ये जीव, कंपल्सरी। हाँ, तो ही जीव को क्या प्राप्त होता है? दूसरा गुण स्थान। तो जब भाव गिरेंगे चौथे से तो उसको नीचे गिरेगा और A4 का बंध प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अभी हमने दर्शन त्रिक को उपशांत किया हुआ है, तो दूसरे गुण स्थान में दर्शन त्रिक हमेशा उपशम रहेगा, चाहे प्रथम उपशम से जाए चाहे द्वितीय उपशम से जाए। अच्छा, और फिर अगर वो चौथे में भी जा रहा है तो वहाँ D3 की वो चालू हो जाएगा कि वैसे ही उपशांत रहेगा? नहीं, अगर प्रथम उपशम से जा रहा है तो अंतर्मुहूर्त तक D3 उपशांति रहेगा, और उसके बाद फिर उसके जैसे परिणाम रहेंगे। अगर वो शयोपशम में आ गया तो D3 का क्या हो जाएगा? शयोपशम शुरू हो जाएगा। हाँ शयपशम शुरू हो जाएगा उसका। और अगर परिणामों की मलिनता आ गई और वो वापस पहले गुण स्थान में चला गया तो मिथ्यात्व का बंध प्रारंभ हो जाएगा। अब D3 उपशांत नहीं रहेगा। D3 उपशांत नहीं रहेगा ना इधर, हाँ। तो ये जो 4 से 11 गुण स्थान दिए आंटी द्वितीय उपशम में, जो कार्य नहीं करने वाले जीव है, तो उनमें सिर्फ भावों की अपेक्षा से ही हमें समझना है ना कि ये भावों की 5वें में और अपेक्षा, चौथे में। भावों की अपेक्षा प्लस जैसे 11वें गुण स्थान का समय पूरा हो गया, अब एक टाइम पीरियड अगर पूरा हो गया तो वहां रुक नहीं सकता है, क्योंकि हाँ 11वें गुण स्थान में परिणाम अवस्थित होते हैं, समान होते हैं, वहां ह्यमान या वर्धमान ऐसा कोई परिणाम नहीं होता है। लेकिन उसका जैसे ही टाइम पीरियड हुआ खत्म तो वो क्या होगा? वो फिर 10वें गुण स्थान में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखने गए हैं, उसका टाइम पीरियड क्या है हमारा? 3 घंटे। 3 घंटे के बाद हमको कोई उस सिनेमा हॉल में कोई बैठने देगा क्या? नहीं। बस सेम चीज है कि 11वें गुण स्थान का जैसे ही अद्धाशय हुआ, मतलब टाइम पूरा हुआ, तो जीव 10वें गुण स्थान में आ जाएगा। फिर वो 10वें नीचे का से 10वें का काल पूरा हुआ तो 9वें में, 9वें का पूरा हुआ तो 8वें में, 8वें का पूरा हुआ तो 7वें में, क्योंकि ये सारे गुण स्थान का काल कितना होता है? अंतर्मुहूर्त। तो बस इसलिए वो डाउन डाउन होता चला जाएगा। और उसमें भी ये है कि अगर छठे गुण स्थान से भी पतित हुआ तो फिर वो चौथे और 5वें में चला जाता है हाँ भावों की अपेक्षा से, है ना? जी जी जी, हाँ कृपा आंटी। ठीक है। दीदी शयोपशम और उपशम में मुख्य अंतर क्या है? क्षयोपशम और उपशम, देखिए क्षयोपशम में क्या होता है? प्रकृतियों का क्षय और उपशम दोनों चल रहा है, क्षयोपशम चल रहा है, और उपशम के अंदर दर्शन त्रिक का उपशम किया हुआ है जीव ने। अनंतानुबंधी का क्षय भी हो सकता है, अनंतानुबंधी का क्षयोपशम भी हो सकता है, और तो ये दर्शन त्रिक का जहां पे भी उपशम है वो औपशमिक संख्या है। नहीं, और हाँ सर, ये मतलब संयोपशम और उपशम में मतलब मुख्य अंतर क्या है कि जैसे दोनों में ही कर्मों को मंद किया जाता है, उनका रस कम किया जाता है। कर्मों का रस जैसे मंद, उपशम में भी है ना, कर्म प्रकृतियों को दबाए, मतलब उपशम हो जाता है उनका, मंद हो जाते हैं वो, और संयोपशम में भी मंद हो जाते हैं। देखिए मंद का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि उपशम का मतलब ये हुआ कि उन कर्म प्रकृतियों को, उन दलिकों को इस योग्य कर दिया है कि अब उसमें कोई भी प्रकार का करण नहीं लगेगा, वो उदय में नहीं आ सकते हैं, उनकी अपवर्तना नहीं हो सकती है, उनकी उद्वर्तना नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं होगा, उसको बोला है हमने उपशम। अच्छा। हाँ,
आंटी जैसे इसमें लिखा हुआ है सास्वादन सम्यक्त संगी पंचेंद्रिय जीवों की करण अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अवस्थाओं में, और लब्धि पर्याप्त असंगी जीवों में भी शरीर प्राप्ति से पर्याप्त होने से पूर्व। मतलब इसका लब्धि पर्याप्ति असंगी जीवों में देखो क्या होता है कि सास्वादन संकेत का टाइम कितना है हमारा, 6 आवली का। और शरीर पर्याप्ति को पूरा करने में 6 आवलिका से ज्यादा लगती है। अब कोई जीव कहीं से आकर के उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा उसको कि वो 6 आवलिका तक तो शरीर पर्याप्ति, 6 आवलिका मतलब शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई, उसके पहले उसका सास्वादन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ऐसा आप जो लाइन बता रहे हैं कि जो लब्धि अपर्याप्त जीव है उनमें तो सास्वादन संकित होगा नहीं। लब्धि अपर्याप्त मतलब एकांत मिथ्या दृष्टि ही होते हैं वो जीव। अब जो करण लब्धि पर्याप्त है उनमें 2 अवस्थाएं बताई है हमने, एक होती है करण अपर्याप्त और एक होती है करण पर्याप्त। करण अपर्याप्त अवस्था में सबसे पहले आहार, उसके बाद शरीर, आहार पर्याप्ति पूरी होती है, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होती है। तो आहार पर्याप्ति एक समय की होती है और शरीर पर्याप्ति को 6 आवलिका से ज्यादा समय लगता है। तो उसका जो टाइम पीरियड है हमारा सास्वादन संकित का, वो कहाँ पूरा हो जाएगा, शरीर पर्याप्ति पे ही पूरा हो जाएगा, इसलिए वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर हुआ सा आपको? मैम एक बार इसका वापस मतलब बताएंगे यही है ये कि चीज। असंगी जीवों में भी बस सास्वादन संकित प्राप्त होती है, ऐसे ही हुआ ना इसका मीनिंग? हाँ, असंगी जीव मतलब कोई जीव कहीं से काल करके आ रहा है, वो वहां पे काल करते वक्त सास्वादन संकित में था और अभी उसने आयुष्य बांधी थी 3 विकलेंद्री की या असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की। तो वो जब यहाँ आया असन्नी अवस्था में तो उसके 6 आवलिका तक क्या रह सकता है, सास्वादन लेके वो वहां से आया, क्योंकि हमने ये बता दिया है कि प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम कौन करते हैं, सन्नी पंचेंद्री पर्याप्त जीव। तो असन्नी जीव तो कभी भी प्रथम उपशम या द्वितीय उपशम कर नहीं पाएंगे। और सास्वादन प्राप्त करने के लिए D3 का उपशम पक्का होना चाहिए, मतलब प्रथम उपशम हो या द्वितीय उपशम हो, वो ही जीव क्या प्राप्त कर पाता है, सास्वादन। अब सास्वादन में आकर के अब वो जीव काल कर सकता है। काल करने के बाद अगर वो बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री में उत्पन्न हुआ तो उस अवस्था में उन जीवों को क्या होती है, सास्वादन संकित। बेंद्री में सास्वादन संकित प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई जीव पूर्व में प्रथम उपशम करा हुआ या द्वितीय उपशम, प्रथम उपशम करा हुआ है, वो जीव काल कर रहा है दूसरे गुण स्थान में और उत्पन्न हो रहा है वो बेंद्री तेंद्री या असन्नी पंचेंद्री में, तो उस जीव को क्या मिल जाएगी, असन्नी में भी सास्वादन संकित मिल जाएगी। पर प्रथमोपसम में तो काल नहीं कर सकता ना। देखिए प्रथम उपशम में काल नहीं कर सकता है। प्रथम उपशम की जब 6 आवलिका बची उसके परिणामों में मलिनता आई और वो गिर करके दूसरे गुण स्थान में आ गया, मतलब अनंतानुबंधी का बंध प्रारंभ हो गया। अब सास्वादन संकित हो गया और सास्वादन संकित में जीव काल कर सकता है या नहीं कर सकता है, कर सकता है। बस वो प्रथम उपशम अवस्था में काल नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो प्रथम उपशम से पतित होकर के दूसरे गुण स्थान में आया तो अब वो वहां से काल कर लेगा। ठीक है, धन्यवाद। गुण संक्रमण कब होता है? गुण संक्रमण जब जीव 8वें गुण स्थान में आता है, ये आगे का विषय है, लेकिन इसमें नाम लिखा हुआ है कि गुण संक्रमण भी होता है, लेकिन वो इस प्रथम उपशम संकित प्राप्ति की प्रक्रिया में नहीं होता है। अच्छा। जब कोई 8वें गुण स्थान में अपूर्वकरण में आता है तब गुण संक्रमण प्रारंभ होता है। 8वें गुण स्थान में भी अपूर्व का? हाँ, 8वें गुण स्थान का नाम क्या है, निवृत्ति बादर गुण निवृत्ति बादर, हाँ। और उसको ब्रैकेट में अपूर्व अपूर्व गुण स्थान भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, और कोई डाउट है किसी को? जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ सर। आंटी ये त्रिपुंज एक बार थोड़ा बता दीजिए। त्रिपुंज का मतलब क्या हुआ, देखिए अभी तक
जीव के पास जो अवस्था थी जब तक वो की अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय पे था। तो यहाँ पर जब प्रथम और द्वितीय स्थिति बनाई थी जीव ने, प्रथम स्थिति का मतलब हुआ कि जो दलिक अभी बचे हुए हैं मिथ्यात्व के, और यहाँ सत्ता में भी अभी तक मिथ्यात्व के ही दलिक है, मतलब द्वितीय स्थिति में भी किसके दलिक है? मिथ्यात्व के ही दलिक रखे हुए हैं। और बीच की ये जो खाली जगह, इसको हमने अंतर बोला था, जो अंतरकरण के द्वारा बना। अब जीव आगे बढ़ता हुआ जब अंतरकरण में प्रवेश करता है, मतलब अंतर में प्रवेश करता है, तो इस मिथ्यात्व के दलिकों में 3 विभाग हो जाते हैं। 3 विभाग का मतलब मिथ्यात्व के कुछ दलिक, जिनको हमने बोला समकित मिथ्यात्व, मतलब मिथ्यात्व एकदम हम अपने एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि मिथ्यात्व एकदम ब्लैक है, काले दलिक है। तो जो सम्यक मिथ्यात्व के दलिक होंगे ना, वो ग्रे हो जाएंगे, मतलब उनमें थोड़ा कम रस होगा। और जो समकित वेदनी के दलिक हैं, वो और कम रस वाले, मतलब वो एकदम लाइट ग्रे वाले हो जाएंगे, जो व्हाइट पन पे आ जाएंगे। तो उन दलिकों को क्या बोल दिया? समकित वेदनी के। तो ये 3 पुंज बन गए। मिथ्यात्व के ही दलिकों के रस को जब कम किया तो सम्यक मिथ्यात्व के, और कम कर दिया तो समकित वेदनी के। तो जब जीव अंतरकरण में प्रवेश करता है तो त्रिपुंज हो जाता है। त्रिपुंज का मतलब हुआ कि मिथ्यात्व के दलिकों को, रस को और कम करके सम्यक मिथ्यात्व और समकित वेदनी के दलिक में बदल दिया गया है। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ सर। आप अंतर में तो मिथ्यात्व के कोई दलिक रहते ही नहीं ना, वो तो पूरा ही साफ हो जाता है। द्वितीय स्थिति में देखिए, अंतर में तो विशुद्धि है, तभी जीव को प्रथम उपशम समकित प्राप्त हो गया। लेकिन प्रथम उपशम समकित जब प्राप्त होता है तो अभी तक अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि के 26 की सत्ता थी, मोहनी कर्म। लेकिन अंतर में प्रवेश करते से कितने कर्मों की सत्ता हो जाती है? 28 की। 28। तो 28 में 2 प्लस क्या हुए? एक समकित वेदनी प्लस हुआ और एक सम्यक मिथ्यात्व वेदनी प्लस। तो इसके अंतर का लास्ट समय रहता है, मतलब द्वितीय समय प्रवेश कर रहा है, उससे पहले के थोड़े समय में उसके भाव की विशुद्धि या शुद्धि जो भी होती है, यथा प्रवर्तीकरण से ही जीव के भावों की विशुद्धि अनंत गुना चलती है। कब से? यथा प्रवर्तीकरण। हाँ, तो हमारा तो बहुत लंबा प्रोसीजर हुआ भावों की विशुद्धि का। अपूर्वकरण हो गया, अनिवृत्तिकरण का संख्या भाग कैसे डालूंगा? एक बार आप जो भी बोल रहे हैं प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। अगर प्रश्न पूछना है तो प्लीज वो ही अपना ऑन करें और प्रश्न पूछें। उद्यानविद संयुक्षम क्या होता है? ये आपको किताब में आया हुआ है उद्यानविद संयुक्षम अभी? हाँ, इसमें मतलब नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है ना, यहाँ उदय का तात्पर्य उद्यानविद संयुक्षम से है। देखिए, शयोपशम में कुछ प्रकृतियां होती है कि उदय में रहती है तो वो अपना गुण प्रकट नहीं होने देती है। जैसे अगर जीव को अनंतानुबंधी का उदय है तो अनंतानुबंधी का घाती गुण क्या होता है? वो समकित को नहीं आने देगा। लेकिन मति ज्ञानावर्णी का घाती गुण क्या है? कि वो मति ज्ञान को नहीं आने दे रहा है, लेकिन मति ज्ञानावर्णी का अभी वर्तमान में जीव को उदय भी है और उसको मति ज्ञान भी प्रकट हो रहा है। तो इसको बोला जाएगा उदयानुविद शयोपशम। उदय के साथ शयोपशम चल रहा है। और जो हमारा अनंतानुबंधी है वो उदय के साथ शयोपशम नहीं होता है, उसको बोला जाता है शुद्ध शयोपशम। तो उदयानुविद शयोपशम मतलब उस प्रकृति का उदय भी है और उसके शयोपशम के कारण गुण भी प्रकट हो रहा है। जैसे जो समकित अवस्था में जीव है उनको मति ज्ञानावर्णी का शयोपशम भी है, मति ज्ञानावर्णी का उदय भी है, और मति ज्ञानावर्णी के शयोपशम से उनको मति ज्ञान प्रकट हो रहा है, लेकिन साथ ही मति ज्ञानावर्णी का उदय है तो उसको बोला उदयानुविद शयोपशम। अच्छा, दीदी ये अनिवृत्तिकरण ये उद्यानविद शयोपशम
हाँ सर। उद्यानविद संयोपशम कौन से पेज में है? आप 18 किस पेज नंबर हाँ 18 18 18 पेज नंबर पे? ठीक है, हाँ बोलिए आप। दीदी प्रथमोत्सम में ही तीनों करण करता है जीव, जी। तो अनिवृत्तिकरण 8वां है, तो अपने तो 4 से 7 गुण स्थान ले रहे हैं ना प्रथमोत्सव ना में। ना, देखिए अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का नाम अलग, वो नहीं बता रहे हम। अच्छा ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जो पहले ठीक। गुण स्थान में भी हो सकती है, चौथे में भी हो सकती है, पांचवे में भी हो सकती है। तो प्रथम उपशम समकित प्राप्ति के पूर्व जो भी प्रक्रिया होती है वो पहले मिथ्यात्व अवस्था में होती है, उसके बाद जीव ठीक को। जी सर। ठीक है सर, बहुत कृपा कर। एक बार रिपीट बताइए ना उद्यानविद का। उदयानुवित क्षयोपशम का मतलब ये हुआ कि उदय के साथ क्षयोपशम का होना और गुण प्रकट होना, वो उदयानुवित क्षयोपशम कहलाता है। क्लियर है साहब? जी जी जी। हाँ सर। आंटी दीदी एक क्वेश्चन और था मेरा, मिथ्यात्व ये की द्वितीय जो उपशम गति से है, था। एक प्लीज है ना, एक एक करके आप पूछिए, आप पूछ लीजिए, फिर आप नेक्स्ट वाला आप पूछ लीजिएगा। हाँ आप पूछिए, आप जो पूछ रहे थे ना, आप पहले आप पूछ लीजिए। सम्यक्त मिथ्यात्व की गति है, उसमें क्षयोपशमिक सम्यक्त लिखा हुआ है और हाँ मिथ्यात्व देखिए, लिखा है। इसको है ना एक बहुत और सीधा तरीका बता देती हूँ मैं आपको। जो हमारे जितने भी क्षयोपशम मिथ्यात्व ये दिया है ना, इनको आप अगर गुण स्थान भी लिख लेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सम्यक मिथ्यात्व कौन से गुण स्थान में होता है? तीसरे। तीसरे में। अब तीसरे से जीव चौथे में जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकता है। जा सकता है। तो तीसरे से जब चौथे में प्रवेश करेगा तो जीव क्षयोपशम समकित में ही आएगा ना। अच्छा जी हाँ, मतलब आप इसको अगर गुण स्थान के अकॉर्डिंग भी लिख लेंगे, जमा लेंगे, तो वो और आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले गुण स्थान मिथ्यात्व है। अब पहले गुण स्थान से जीव कहाँ कहाँ जा सकता है? तीसरे में जा सकता है, मतलब सम्यक मिथ्यात्व में भी जा सकता है। चौथे में जा सकता है, मतलब क्षयोपशम में भी जा सकता है। और चौथे में प्रथम उपशम होता है तो प्रथम उपशम में भी जा सकता है। 7वें तक जा सकता है। और 7वें में ये लगभग दोनों ही हमारे होंगे कि क्षयोपशम भी होगा और प्रथम उपशम भी होगा। आंटी ये जो द्वितीय उपशम में हमने 24 की सत्ता बताई है A4 का शेयर करके, जब वो अवरोहण करता है 10वें 9वें 8वें 7वें 6ठे तक भी गया, माना चौथे तक भी गया, तो भी उसकी ये सत्ता बनी हुई रहेगी आंटी? हाँ, 24 की सत्ता का देखिए, 24 की सत्ता का मतलब क्या हुआ कि अनंतानुबंधी चतुष्क को उसकी सत्ता से खत्म कर दिया है। हाँ शेयर कर दिया उसने। अब अनंतानुबंधी को अगर हमको वापस सत्ता में लाना है किसी जीव को, तो उसके लिए उसका बंध प्रारंभ करना आवश्यक है। और अनंतानुबंधी का बंध तो दूसरे गुण स्थान से आगे होता नहीं है। हाँ तो जब दूसरे गुण। दूसरे गुण स्थान में आएगा तो उसको 24 से 28 की सत्ता हो जाएगी। अच्छा उसके पहले तीसरे तक अगर कोई जीव चौथे से तीसरे में भी आ रहा है तो भी उसको कितने की सत्ता रहेगी? वहां तक 24 की ही सत्ता। तो भी 24, तीसरे में भी 24 की सत्ता जी रहेगी हाँ, आंटी? अगर वो चौथे से तीसरे में भी गिरा है तो भी उसको 24 की ही सत्ता रहेगी। जब तक जीव दूसरे गुण स्थान में या पहले गुण स्थान में नहीं आ जाता है तब तक अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं आएगी जीव को। तो तीसरे गुण स्थान में भी मतलब नहीं होता आंटी इसका, ऐसे ही रहेगा वो? तीसरे से फिर दूसरे में नहीं आएगा ना। का क्षय करके आया है तो तीसरे में आने के बाद भी उसको 24 की ही सत्ता रहेगी। तीसरे में भी उसको कभी भी 28 की सत्ता नहीं आ सकती अगर अनंतानुबंधी का क्षय करके आया हुआ है जीव तो। ओके। इसमें लिखा है कि जीव चौथे 5वें और 7वें गुण स्थान में प्रथमोत्सम सम्यक्त प्राप्त करता है, छठे गुण स्थान में प्राप्त नहीं करता। कल संभावना आप क्लास में नहीं थे, कल ये बताया था कि अगर भावों की विशुद्धि होगी तो संयत के कौन कौन से गुण स्थान होते हैं? छठा और सातवां। छठा। और प्रमत्त संयत अच्छे होते हैं या अप्रमत्त संयत में ज्यादा विशुद्धि होती है? अप्रमत्त संयत में।
तो जब हमको संयत अवस्था प्राप्त पहली बार करनी है तो कौन सी प्राप्त होगी? अप्रमत्त। अप्रमत्त। इसीलिए 7वां प्राप्त होगा, क्योंकि श्रावक का एक ही गुण स्थान है 5वां, सम्यक दृष्टि का देवता नारकी का एक ही गुण स्थान मिलेगा 4था, लेकिन जब संकित मिलेगी या संयत अवस्था मिलेगी तो संयत अवस्था में प्रमत्त अवस्था नहीं मिलेगी, अप्रमत्त अवस्था ज्यादा विशुद्धि की होती है, इसलिए कौन सी मिलनी है उसको? अप्रमत्त। इसलिए 4, 5 और 7 मिलेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। आंटी ये पेज नंबर 30 पर एकांत मिथ्या दृष्टि जीव में आज समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये एकांत मिथ्या दृष्टि है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मतलब 5 जो समूर्छिम जो तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्त होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, मुझे एक प्रश्न पूछ लेती हूँ आप लोगों से, नरक में एकांत मिथ्या दृष्टि जीव कौन है? सात्विक नरक का अपर्याप्त। सात्विक नैरिक का अपर्याप्त, वो एकांत मिथ्या दृष्टि होता है। अब जो तिर्यंच है हमारे 48, उनमें से एकांत मिथ्या दृष्टि कितने हैं? 30। यहाँ 30 बताया है। 30। मतलब जो 22 सेकेंडरी है, 11 अपर्याप्त और 11 पर्याप्त, ये क्या होते हैं? एकांत मिथ्या दृष्टि। 5 आसन्नी मतलब समूर्छिम तिर्यंच के पर्याप्ता और 3 विकलेंद्री के पर्याप्ता, ये भी क्या होते हैं? एकांत मिथ्या दृष्टि। इनके अपर्याप्त एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं होते। अभी हमने बात करी थी ना, शायद आपने अभी जस्ट इसके पहले, कि अगर कोई जीव सास्वादन संकित में काल करता है, कोई मनुष्य या तिर्यंच, तो वो संकित अवस्था में 6 आवलिका तक रह सकता है, और सास्वादन संकित में काल करके अगर 3 विकलेंद्री या असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में उत्पन्न हुआ, तो जब तक जीव की शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो रही है उसके पहले पहले, तब तक वो क्या कहलाएगा? सास्वादन सम्यक दृष्टि। तो उस अपेक्षा से इनके अपर्याप्त में सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई, अब उसके बाद हमको 5 पर्याप्ति कंप्लीट करना है अभी तो इसकी, तो ये जब पूरी होगी तो वो एकांत मिथ्या दृष्टि अवस्था आ जाएगी इसकी पर्याप्त में। दीदी आप वापस उन्हीं को मत रिपीट करिए, उनको बोल दीजिए रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा सबका। हाँ ठीक है सर, बोलिए आगे प्रश्न पूछ लीजिए आप। आंटी इसमें 38 नंबर पेज पर 2 दृष्टि वाले जीव समझा दीजिए ना। ठीक है, मैं पेज नंबर तो नहीं, मैं आपको 2 दृष्टि वाले जीव समझा देती हूँ। 2 दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि जिनमें या तो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले जीव नहीं बताएंगे। अब नरक की बात करते हैं, तो नरक में जो 7 नैरिक के पर्याप्त हैं, उनमें सम्यक दृष्टि भी हो सकती है, मिथ्या दृष्टि भी होती है और सम्यक मिथ्या दृष्टि भी होती है। तो उनको काय में डालेंगे हम? 3 दृष्टि में। 7वीं नारकी का जो अपर्याप्त है वो एकांत मिथ्या दृष्टि है, उसको भी हमने क्या करा? छोड़ दिया। अब जो बचे हमारे 6 नरक के अपर्याप्त, पहली से 6ठी नरक के अपर्याप्त, इनमें कितनी दृष्टि होगी? या तो सम्यक दृष्टि होगी या मिथ्या दृष्टि, मतलब 2 दृष्टि होगी। तो नरक के कितने भेद लेंगे हम? 6। अब आता है हमारा तिर्यंच। तिर्यंच में अभी अभी हम बात कर लिए कि जो सन्नी तिर्यंच होते हैं उनके पर्याप्ता में सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि तीनों होगी। 5 सन्नी पंचेंद्री के अपर्याप्ता में 2 दृष्टि होती है, या तो सम्यक दृष्टि होगी या मिथ्या दृष्टि। 5 समूर्छिम जो तिर्यंच है उनके भी अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, और 3 विकलेंद्री में भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। तो तिर्यंच के कुल भेद कितने हो गए हमारे? 18। 13। 2 दृष्टि में 13, क्योंकि पर्याप्त में तो 3 दृष्टि हो गई ना, तो वो 5 होंगे। 5 सन्नी, 5 समूर्छिम और 3 विकलेंद्री के अपर्याप्त, इनमें 2 दृष्टि। तो तिर्यंच के कितने गए? 13। तो 13 भेद हो गए आंटी। ये 3 विकलेंद्रिय और समुच्चयम और 5 गर्भस्थ तिर्यंच पंचेंद्रिय प्राप्त होने के बाद गर्भस्थ में तो तीनों दृष्टि हो जाएगी,
हाँ, और इन दोनों में दो दृष्टि एक ही इन दृष्टि दोनों का रहेगी मिथ्या दृष्टि हाँ, इन दोनों के पर्याप्त पर्याप्त अवस्था होने में के बाद ये एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ओके। जी, अब इसके बाद चलते हैं हम मनुष्य। मनुष्य में जो 15 कर्म भूमि के पर्याप्त हैं उनमें तीनों दृष्टि होगी, और जो अपर्याप्त अवस्था है उसके अंदर या तो सम्यक दृष्टि होगी या मिथ्या दृष्टि होगी। तो ये कितने हो गए हमारे? 15। मनुष्य के 15 भेद। तो एक जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं? एकांत मिथ्या हाँ, वो दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि होता है। और जो हमारे 56 अंतर्दीप है वो भी एकांत मिथ्या हाँ, दृष्टि रहेंगे। लेकिन जो 30 कर्म भूमि मनुष्य हैं उनमें उनमें दो कितनी दृष्टि। दृष्टि होती है? दो। ये दो। 30 अकर्म भूमिज मनुष्य में अपर्याप्त अवस्था में वो अपर्याप्त में भी और पर्याप्त में भी। पर्याप्त में भी पर्याप्त दो में दृष्टि होती है। दो दृष्टि। दो नहीं, दृष्टि। अपर्याप्त में भी, दोनों में दो दोनों में दृष्टि। ही पर्याप्त है अपर्याप्त दोनों में दो दृष्टि होती है। देखिए इसमें एक बार आप जो युगलिक होते हैं ना उनमें दृष्टि परिवर्तन नहीं होता है। हाँ। 56 अंतर्द्वीप एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, हम्म। और जो 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य होते हैं वो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, चाहे वो पर्याप्त हो चाहे वो अपर्याप्त हो। इनके अंदर कभी भी सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं होती है, इसलिए 60 भेद हो जाएंगे अकर्म भूमि मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्त के। तो मनुष्य के टोटल भेद कितने हो गए हमारे पास? 75। 75। कैसे तो होगा? मनुष्य के हो गए हमारे 75। 75। तो यानी जो अपर्याप्त अवस्था में अ भूमि में आए वो पर्याप्त होने पर भी या सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि रहेंगे, मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि रहेंगे। लेकिन जब वो पर्याप्त हो जाएंगे तो फिर उनकी दृष्टि परिवर्तन हो सकता है। वो सम्यक दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि में भी जा सकता है और सम्यक मिथ्यात्व में भी जा सकता है। ये तो कर्म भूमिज के बारे में बोलेंगे ना आंटी? ये कर्म भूमिज के। हाँ, और जो युगलिक हैं अगर वो 30 कर्म भूमि वाले सम्यक दृष्टि लेके आए तो वो पर्याप्त होने पे भी सम्यक रहेंगे, वो मिथ्या दृष्टि लेके आए तो पर्याप्त होने पे भी वो मिथ्या दृष्टि वाले ही रहेंगे। 15 तो कर्म वाला वापस बताइए ना। हाँ सर, 15 कर्म भूमि वाला वापस बताइए तो। देखिए जो 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य होते हैं उनमें दृष्टि परिवर्तन नहीं होता है। जी। दृष्टि परिवर्तन नहीं होता है इसका मतलब अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि लेके उत्पन्न हुआ है तो वो पूरे समय उनके जीवन काल में सम्यक्त्व अवस्था में ही रहेंगे और सम्यक दृष्टि ही रहेंगे। और अगर वो मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टि लेकर के उत्पन्न हुए हैं तो पूरे समय वो मिथ्यात्व में ही रहेंगे या मिथ्या दृष्टि ही बने रहेंगे। इसलिए 30 अकर्म भूमि के पर्याप्त में है और अपर्याप्त दोनों में दो ही दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि भी हो सकती है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकती है। इसलिए दो दृष्टि में मनुष्य के भेद आ जाते हैं हमारे 75। दीदी उनने कर्म भूमि के पूछे, 15 कर्म भूमि का पूछ रहे थे वो। 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त में दो दृष्टि होती है, या तो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। जब पर्याप्त होता है तो सम्यक दृष्टि वाले की दृष्टि का परिवर्तन होने में बाधा नहीं है। सम्यक दृष्टि वाला मिथ्यात्व में भी जा सकता है और सम्यक मिथ्यात्व में भी जा सकता है। तो वहां 3 दृष्टि बोल सकते हैं। तो हाँ, पर्याप्त में 3 दृष्टि बोली जाती है। और 5 गर्भ तिर्यंत पंचेंद्रिय वो अगर पर्याप्त अवस्था में है तो उनके पास 3 दृष्टि रहेगी, अपर्याप्त अवस्था में है तो 2 दृष्टि रहेगी। अच्छा, इसलिए ठीक। ओके, थैंक यू। दीदी ये सबको भाभी ये सब याद करने के लिए कोई ट्रिक है क्या? ये सबको देखिए सबसे पहले जीव के 563 भेद हमको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आप एक कॉलम बना लीजिए कि कौन से जीवों में कौन कौन सी दृष्टि होती है या कौन कौन से गुण स्थान होते हैं। आप गुण स्थानों के अनुसार भी उनकी दृष्टि निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं देवता की। देवता में 15 परमाधामी क्या है? एकांत मिथ्या दृष्टि। 3 किल्बिषी क्या है? एकांत मिथ्या दृष्टि। और 5 अनुत्तर विमानवासी देव भी क्या है? एकांत सम्यक दृष्टि। तो 2 दृष्टि में ये आपके भेद क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। आप सबसे पहले इनके भेदों को कम कर दीजिए तो ये टोटल 23 मतलब 46 भेद कम करेंगे।
अब जो भी देवता पर्याप्त हो जाते हैं, इनके अलावा, इन तीनों के अलावा जो देवता पर्याप्त हो जाते हैं, उन देवताओं में तीनों दृष्टि हो सकती है, सम्यक दृष्टि भी, मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक मिथ्या दृष्टि भी। तो वो पर्याप्त के भेद भी आपके सारे कम हो जाएंगे। अब बचे कितने? जो अपर्याप्त भेद है वो ही बचे। तो इसको और सीधा कैलकुलेशन निकाल लेते हैं अपन कि देवता के टोटल भेद कितने होते हैं हमारे? 98 उसमें से 99 क्या होते हैं? पर्याप्त। पर्याप्त। तो सब पर्याप्त। और ये हमने 46 पहले ही निकाल लिए हैं यहाँ पे। 15 परमाधामी, 3 किलविशी और 5 अनुत्तर विमानवासी। अनुत्तर विमानवासी। इन 23 के अपर्याप्त और पर्याप्त। तो 99 कितने हो गए टोटल हमारे? 100 और 45। तो 145 को आपने कम कर दिया, तो बचे कितने हमारे भेद? 49। 74 152 होगा ना? 152 नहीं, ना 2 दृष्टि में जीव के भेद एक बार ना 99 प्लस 23 करने के बाद 99 और 23 ज्यादा हो जाएंगे, उसमें 99 प्लस 23 आएंगे क्योंकि 99 में हमने जोड़ लिए थे। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। देवता के जो बचे हुए भेद आएंगे वो 76 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 76। तो ये जो 23 निकाल दिए। 76 भेद होते हैं, इनमें कितनी दृष्टि होती है हमारी? 2 दृष्टि। 2 दृष्टि। एकांत सम्यक दृष्टि को हटा दीजिए, एकांत मिथ्या दृष्टि को हटा दीजिए, और बाकी बचे हुए जो देव के पर्याप्त भेद है उनको हटा दीजिए। तो बाकी जो बचे हुए अपर्याप्त देव हैं, उनके अंदर 2 दृष्टि, या तो सम्यक दृष्टि होगी या मिथ्या दृष्टि होगी। और यहाँ पर्याप्त होने के बाद, और अगर पर्याप्त हो जाएंगे बाद तीनों दृष्टि हो सकती तीनों है। दृष्टि। ओके, इसलिए यहाँ 2 दृष्टि में नहीं लेंगे उनको अपन। ओके, हाँ ठीक। बस अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 2 दृष्टि में जीव के भेदों की आपको संख्या आ जाएगी। हाँ ठीक। भाभी मेरा एक डाउट है। हाँ, जैसे क्षायिक सम्यक में खेचर युगलिक का एक लिए हैं भेद, तो सॉरी स्थलचर युगलिक का लिए हैं। स्थलचर। तो खेचर युगलिक को एकांत मिथ्या दृष्टि में क्यों नहीं लिए दीदी? इसमें लिखा है एक अलग से पॉइंट कि खेचर युगलिक जो होते हैं मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो उनको एकांत मिथ्या दृष्टि में उनको क्यों नहीं गिने हैं? देखिए, खेचर युगलिक अगर हम ऐसा देखेंगे ना, तो तिर्यंच के जब हम भेद करते हैं, जैसे मनुष्य के भेद में हमने 56 अंतर्द्वीप अलग बताए हैं, 30 अकर्म भूमि को अलग बताया है, लेकिन तिर्यंच के भेद में 5 गर्भज तिर्यंच के अंतर्गत ही हमारे क्या हो गए हैं? युगलिक भी आ गए हैं, और जो गर्भज सामान्य तिर्यंच है वो भी आ गए हैं। हाँ भाभी। तो उनको हमने अलग अलग नहीं माना है। स्थलचर में शायिक संकित होता है, इस अपेक्षा में वो 2 भेद गिनने हैं हमको। बाकी सारी बात क्या करी हमने? समुच्चय की अपेक्षा करी है। एकांत अगर आप ऐसा बोलेंगे कि खेचर एकांत मिथ्या दृष्टि है तो वो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे स्थलचर में शायिक संकित होने के कारण उनको क्या गिना है हमने? शायिक संकित के भेद में। हाँ भाभी, वो बात समझ आ गई मेरे को आपकी। मतलब अगर शायिक में गिन सकते हैं तो एकांत में क्यों नहीं गिन सकते? मतलब ये डाउट आ रहा था मुझे। एकांत में इसलिए नहीं गिन सकते हैं कि एकांत का मतलब क्या हो गया? फिर हम आपको अगर आपने खेचर को एकांत मिथ्या दृष्टि में काउंट कर लिया, तो 3 दृष्टि में फिर हम आपको स्थलचर में मिथ्या मतलब स्थलचर का भेद तो ले लिया हमने, लेकिन हमको खेचर का भेद कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गर्भज तिर्यंच के कितने भेद आ जाएंगे? 4 भेद ही आएंगे। तो हमारा जो पूरा काउंटिंग है ना, वो पूरा अलग हो जाएगा। अगर हमने एकांत मिथ्या दृष्टि में इसका भेद ले लिया, तो फिर हम किसी भी दृष्टि में, जैसे हम शायोपशम में भी नहीं ले सकते हैं उनको, जबकि हमने लिया है, हम सास्वादन में भी नहीं ले सकते हैं, और हम उनको सम्यक मिथ्यात्व में भी नहीं ले सकते हैं।
अच्छा, तो वो मतलब एकांत प्ररूपना नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ तो शायिक संकित होता है, इस अपेक्षा ले लिया है उनको। एकांत मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा उनको हम कहीं पर भी नहीं गिन पाएंगे। ठीक है भाभी, थैंक यू। ठीक है। दीदी मेरा एक डाउट है यहाँ पर। हाँ। मैं अभी जब क्लास ज्वाइन की तो वहां पे आप बता रहे थे कि सात साधन संकित में काल कर सकता है प्रथम उपशम के एक आवलिका से और 6 आवलिका शेष रहने पर, परंतु वो एक काल तो समय एक प्रथम समय उपशम या में। 6 आवलिका। हाँ जी, तो वो फिर है तो उपशम का ही काल ना, प्रथम उपशम का, तो उसमें काल करता ही नहीं समुच्चय रूप से, तो हम ये बोलते हैं प्रथम उपशम का काल अब जब वो दूसरे गुण स्थान में आ जाता है ना, तो वो प्रथम उपशम का काल नहीं कहलाता है, वो सास्वादन का काल कहलाता है। वो प्रथम उपशम का काल खत्म वहां पर। हाँ, बस जैसे ही अनंतानुबंधी का बंध प्रारंभ हुआ, जीव सास्वादन में आ गया, तो अब प्रथम उपशम संकित खत्म हो गई उसकी, उसका काल भी वहीं पूरा हो गया। अब वो काल कहलाएगा सास्वादन का काल। ठीक, धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आंटी ये तीसरे गुणस्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, स्वभाव से जीव का बंध का या कारण इसका? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, एक बार आवाज वापस से थोड़ा सा स्पष्ट बोल दीजिए। ये तीसरे गुणस्थान में स्वभाव से ही आयु का बंध नहीं होता या इसका कुछ रीजन है? स्वभाव से ही आयु का बंध नहीं होता है तीसरा गुण स्थान, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में कहते हैं ना किसी तत्व के प्रति श्रद्धा होती है और ना अश्रद्धा होती है, तो ऐसी अवस्था में कोई भी जीव आयु नहीं बांध सकता है, इसलिए तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता है। जय जिनेन्द्र मैडम, बंद स्थान निकालना सिखा दीजिएगा एक बार। ठीक है, बंद स्थान देखिए, बंद स्थान का मतलब क्या हुआ कि मूल कर्म हमारे कितने कितने एक साथ बंध सकते हैं। पहला बंद स्थान होता है हमारा 8। 8 का मतलब क्या हुआ कि आपके सारे कर्म ज्ञानावरणी से लेकर के अंतराय तक के सारे कर्मों का बंध एक साथ जब होता है तो उसको बोलते हैं पहला बंद या 8 प्राकृतिक बंद स्थान। अब इसका जघन्य काल कितना होता है और उत्कृष्ट काल कितना होता है, कोई बोलेगा? अंतर्मुहूर्त होता है ना आंटी? जघन्य भी अंतर्मुहूर्त, क्योंकि आयुष्य अगर बंध रही है तो कम से कम अंतर्मुहूर्त तक बंधेगी, और ज्यादा से ज्यादा भी कितनी देर तक बन सकती है वो अंतर्मुहूर्त। अच्छा चलिए ये बताइए कि जो 8 प्राकृतिक बंध है उसकी सादी अनादि ध्रुव अध्रुव आप लोगों ने कर ली है? हाँ आंटी। बताइए 8 प्राकृतिक का सादी अनादि ध्रुव अध्रुव में क्या क्या भंग बन जाएगा? शादी है, शादी है, शादी तो नहीं है, अनादि नहीं है, अनादिम ध्रुव अनादि है, ध्रुव है, अध्रुव भी है। ध्रुव है और अध्रुव भी है। ध्रुव का मतलब क्या होता है सर? जिसका शाश्वत शाश्वत है वो। ऐसा कोई जीव है जो कंटिन्यू आयु को बांध रहा है? अभावी जीव नहीं होता है, चाहे अभवी हो चाहे भवी हो, आयु पूरे जीवन काल में एक बार ही बनती है, चाहे अभवी जीव के बंधना हो चाहे भवी जीव के। तो 8 कर्म प्रकृति की शादी होती है, क्योंकि जब कोई जीव उत्पन्न होगा तो कम से कम अपनी आयु का 2/3 भाग व्यतीत हो जाए तब तक वो आयु नहीं बांध सकता है, उसके बाद ही वो क्या करेगा, आयु का बंध। तो तब हुई आयु के बंध की मतलब 8 कर्मों के बंध की शादी, और अंतर्मुहूर्त के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, अध्रुव। और ध्रुव, ये 2 भंग 8 कर्मों के अंदर कभी भी नहीं बंधेंगे। क्लियर हुआ आप सबको? एक बार वापस देखिए 8 कर्मों का बंध, 8 कर्मों का बंध का मतलब हुआ कि जीव आयुष्य कर्मों को भी बांध रहा है, और आयुष्य कर्म पूरे अपने जीवन काल में कोई भी जीव एक बार ही बांधता है। तो एक बार बांधा मतलब पहले नहीं बंध रहा है, अब बंधा मतलब शादी शुरुआत हुई, और आयु कर्म अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं बन सकता है,
तो उसका क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब अध्रुव हो गया। कोई भी जीव आयु कर्म को अनादिकाल से नहीं बांध रहा है और अनंत काल तक नहीं बांध पाएगा, इसलिए अनादि और ध्रुव वाला भंग उसके अंदर घटित नहीं होगा। तो पहला बंध स्थान है हमारा 8 प्राकृतिक बंध स्थान, जिसका जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। इस कर्म की शादी होती है और ये अध्रुव है इस बंध स्थान की। अब दूसरा बंध स्थान आता है हमारा 7 प्राकृतिक बंध। अच्छा चलिए, एक चीज और रह गई इसमें, 8 प्राकृतिक बंध स्थान का गुण स्थान कौन कौन सा होता है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तीसरा को छोड़ के पहले से 7वां तक, तीसरा को छोड़ एकदम बरोबर, पहले से लेके 7वें के संकेतम भाग तक तीसरे गुण स्थान को छोड़कर। ठीक है, अब 7 प्राकृतिक बंध स्थान। 7 प्राकृतिक बंध स्थान का मतलब हुआ कि जब आयु का बंध नहीं हो रहा है, जब जीव आयु को नहीं बांधता है तो 7 प्राकृतिक बंध स्थान होता है। अब 7 प्राकृतिक बंध स्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना होता है? वो भी अंतर्मुहूर्त जघन्य तो अंतर्मुहूर्त है जी हाँ, उत्कृष्ट, लेकिन और वो उत्कृष्ट आके 1/3 करोड़ पूर्व में अंतर्मुहूर्तम 33 सागरोपम में -6 मंथ्स। -6। आंटी ये समझाइए ना, ये कैसे काल घटित किया है? ठीक है, बता देती हूँ मैं। देखिए, जो 7 प्राकृतिक बंध का जघन्य काल है ना, आकर्ष आप सबने पढ़ा है इसके अंदर कि आयु का जो बंध होता है वो 7 या 8 आकर्ष से भी हो सकता है। मतलब कोई जीव एक बार में आयु बांध ले, ऐसा हो सकता है। कोई जीव पहले 7 कर्म बांध रहा था, अब उसने आयु बांधी, फिर वो रुका, फिर 7 कर्म बांध रहा है, फिर आयु का बंध शुरू हुआ, 8 कर्म बांधा, फिर 7 बांधा, 8 बांधा। प्रीति जी, ये बोर्ड ऊपर रखो, थोड़ा सा ऊपर कर दो बोर्ड। हाँ 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 सर। आंटी ये एक बार आकर्ष की एक बार जो डेफिनेशन है ना, एक बार थोड़े से शॉर्ट में क्लियर कर दीजिए ना आंटी। हाँ, देखिए इसको अपनी भाषा में समझा देती हूँ मैं। कोई गाय है, उसको पानी पीना है और पानी की एक बाल्टी रखी हुई है। अब उसकी कैपेसिटी है किसी गाय की कि वो एक ही घूंट में पूरा पानी पी ले। इसका मतलब ये हुआ कि एक आकर्ष में आयु के सारे दलिकों को ले लिया, एक बार में आयु का बंद हो गया। अब किसी गाय की कैपेसिटी है कि वो एक साथ पानी नहीं पी सकती है। एक घूंट पिया, अब रुक गई, फिर दूसरा घूंट पिया, फिर रुक गई। ऐसा कितनी बार में वो पूरा कर सकती है? तो 8 बार में वो पूरा पानी कंप्लीट कर लेगी। सेम कोई जीव ऐसा होता है कि आयु के दलिकों को एक साथ नहीं बांध सकता है। एक बार बांधा, फिर रुका, 7 कर्मों का बंध प्रारंभ हुआ, फिर वापस उसने आयु को बांधना शुरू किया, फिर रुका, फिर आयु का बंध प्रारंभ किया। ऐसे कम से कम कितनी बार कर सकता है वो? तो 8 आकर्ष। 8 आकर्ष मतलब 8 बार में आयु के दलिकों को बांधना। काल अंतर्मुहूर्त ही है। और जो 7 प्रकृति का जघन्य काल होगा, जब 8 बांध रहा था, फिर 7 को बांधा और फिर 8 बांध रहा है, तो इन दोनों 8 के बीच का जो 7 बंद हो रहा है वो इसका जघन्य काल कहलाता है। तो 7 प्रकृति का जघन्य काल होगा जब दो बार आयु का बंद हो रहा है, 2 आकर्ष के बीच वाला काल। अब उत्कृष्ट काल हम बात करते हैं कि कोई मनुष्य है या कोई तिर्यंच का जीव है जिसकी आयुष्य है 1 करोड़ पूर्व की। कितनी है उसकी आयुष्य? करोड़ पूर्व की। तो 2/3 करोड़ पूर्व तक तो वो जीव आयु नहीं बांध सकता है। अब जब आयु बंध का प्रथम अवसर आया, 1/3 करोड़ पूर्व बचा हुआ है, उसमें माइनस हमने करा अंतर्मुहूर्त, क्योंकि अंतर्मुहूर्त लगता है आयु को बांधने के लिए। तब जीव क्या कर रहा था? इस अंतर्मुहूर्त में 8 कर्मों को बांध रहा था, तो ये इसका माइनस कर दिया। उसके बाद 1/3 करोड़ पूर्व में वो पूरा क्या बांधेगा? 7 कर्मों को। कब तक बांधेगा? कि उसने या तो देव की या नरक की 33 सागरोपम की आयुष्य का बंध किया। अब 33 सागरोपम की आयुष्य का बंध किया है,
तो नरक और देवता में ये नियम होता है कि अपनी 6 माह पहले 6 माह पहले वो आयु को बांधते हैं। तो इस 6 माह के पहले तक जीव कितने कर्मों को बांध रहा है? 7 कर्मों। तो 7 कर्मों का उत्कृष्ट काल अगर हमको निकालना है तो वो 1/3 करोड़ पूर्व में अंतर मुहूर्त कम अधिक 33 सागरोपम में 6 माह कम, इतने लंबे समय तक जीव 7 कर्मों को बांधता है। अरे मेरे को लगा मेरे से गलती नहीं हुई। दीदी जय जिनेंद्र, इसका मतलब अगर जब मनुष्य आयुष्य बांधना चालू करता है, भले वो 8 आकर्ष ले 7 आकर्ष ले, मगर जब अगर बांधना चालू कर दिया है तो भले रुक रुक के बांधेगा, पर बांधेगा जरूर, वो कंप्लीट करके ही रुकेगा। बिल्कुल हो सकता है वो एक बार में ही कंप्लीट कर ले, किसी की कैपेसिटी होती है कि वो एक बार में ही अपने आयु के दलिकों को लेके कंप्लीट कर ले, लेकिन अगर किसी ने शुरुआत करी है तो और उसको मान लीजिए कि कैपेसिटी नहीं है, उसको 8 बार में बांधना है, तो वो 8 बार भी उसके अंतर मुहूर्त में ही कंप्लीट हो जाएंगे और उस अंतर मुहूर्त में वो जीव अपनी आयु को पूरा बांध लेगा, रुकेगा मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि आज एक बांध ली है तो कल दूसरा नहीं, आकर्ष नहीं, बांधा, वैसा नहीं करेगा ऐसा वो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आयु मतलब का अंतर शुरुआत किया है तो एंडिंग करेगा ही वो। जी और आयु का ओके, अंतर मुहूर्त भी सेम ही रहेगा ना आंटी, जो वो वही नहीं नहीं, रुक रुक के कर रहा हमने है। आयु का अंतर मुहूर्त जगन्य उत्कृष्ट बताया है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो जगन्य एक आकाश से बांधते हैं तो भी तो वो जगन्य अंतर मुहूर्त ही होगा ना, 2 आकाश क्यों ले रहे हैं इसमें हम? 2 आकर्ष, देखिए आकर्ष का तो हमने ये बताया है कि आयु के दलिकों को कितनी बार में लेके बांध लिया। कोई जीव होता है ना, जैसे वो गाय वाला एग्जांपल आप समझिए कि जिस गाय की कैपेसिटी है वो एक बार में ही पूरा पानी पी ली, मतलब एक बार में उस जीव ने आयु के दलिकों को ले लिया, पर किसी की कैपेसिटी नहीं है तो वो रुक रुक के पानी पी रही है। मतलब कोई जीव ने आयु के दलिकों को लिया, फिर रुका, फिर आयु के दलिकों को लिया, लेकिन दोनों को वो बाल्टी खाली करना इन द सेंस अपने आयु के दलिकों को बांधना है तो कितना समय लगेगा? अंतर मुहूर्त ही लगेगा। दीदी इससे अपन एग्जाम्पल में ये भी ले सकते हैं कि अपन ने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी लिया तो या तो एक बार में कोई गट गट पी गया, मतलब 1 आकर्ष, और घुट घुट करके पिया वो उतना आकर्ष हो गया। ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा हाँ, समझ अब समझ में आया, बहुत दिन से चालू था मेरा ये तो हमें समझ में आ गया, मुझे आकाश तो समझ में आ गया, लेकिन हमने जो जगन्य काल अंतर मुहूर्त का वहाँ घटित किया है ना, वो घटित करने के लिए हमने ये बोला 2 या 2 से अधिक आकर्ष से आयु बनने पर वो 7 प्रकृति का जगन्य काल बताया है ना। तो देखिए ना आप, अगर 7 प्रकृति बांधना है, उसका जगन्य काल बताना है, तो 2 आकर्ष के बीच में ही बताना पड़ेगा ना कि यहाँ 8 कर्म का बंध हो रहा है, फिर यहाँ 8 कर्म का बंध हो रहा है, तो ये बीच में सबसे छोटा समय हुआ ना 7 कर्मों को बांधने का। इसलिए वहां पे हाँ सर, इसलिए वहां पे अंतर मुहूर्त बताया, क्योंकि वो दोनों के बीच का सबसे छोटा समय हुआ 7 कर्मों को बांधने का। और बड़ा हमने बता ही दिया कि 1/3 करोड़ पूर्व में अंतर मुहूर्त कम से क्लियर हो गया मुझे ये 2 आकर्ष ही नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे 2 आकर्षों के बीच में हो रहा है ना, वो समझ में आ रहा था। तो आंटी ये अंतर मुहूर्त का 1/3 करोड़ लिया है, ये हम पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य की अपेक्षा लेंगे, और वो दूसरा वाला हम नरक और देवता की अपेक्षा से लेंगे। नहीं, हाँ मतलब देखिए, अगर हमने मनुष्य लिया है तो 33 सागरोपम नरक भी बांध सकता है और देव भी बांध सकता है, लेकिन हमने तिर्यंच लिया है तो 33 सागरोपम सिर्फ नरक का ही बांध सकता है बुद्धि। और लेना आपको तिर्यंच और मनुष्य की अपेक्षा ही, क्योंकि 1 करोड़ पूर्व की आयु इन्हीं की होगी और ये ही 33 सागरोपम का बंद कर पाएंगे। अच्छा दीदी, एक बार कैलकुलेशन वापस बता दीजिए ना दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, 33 सागर की स्थिति वाले देव की या नरक की वापस ऐसे उल्टी जैसे अपन करोड़ पूर्व से बताया है, तो वापस उसको उल्टी करके करेंगे तो कैसे करेंगे? 33 सागर में 6 महीने तो वो कम हो गए आयु बांधने के, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, वो क्यों नहीं कर पाएंगे कि हमको 7 प्रकृति का उत्कृष्ट काल बताना है,
मान लीजिए कि ये 33 सागरोपम वाला कोई भी नरक या देव का जीव है। अब उसने जब उसकी आयु के 6 महीने बचे हैं तब क्या करा है, 8 कर्मों को बांधा। अच्छा। ठीक है, मतलब आयु का बंध कब करेगा, जब वो 6 महीने बचे। अब इसका 6 महीने माइनस अंतर मुहूर्त हुआ, और ये हाईएस्ट आयु कितनी बांध सकता है, 1 करोड़ पूर्व की। अच्छा, अपने को हाईएस्ट करना है। हाँ, हमको तो उत्कृष्ट काल बताना है ना, तो ये तो ओके, बहुत ओके। छोटा हो गया। अगर मान लीजिए हाँ। कि इस 1 करोड़ पूर्व के अंतिम समय, अंतिम अंतर मुहूर्त में भी हम आयुष्य को बंधवाए तो भी 6 महीने प्लस करोड़ पूर्वी होगा प्लस, और ये तो 33 सागरोपम है हमारा, सागरोपम, हाँ। ये ओके। बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ साहब बोलिए। त्रियंच नरक का बांध सकता है, मनुष्य नहीं बांध सकता नरक बांध का? सकता है ना, यही बताया कि मनुष्य नरक का भी 33 बांध सकता है और देव का भी 33 बांध सकता है, लेकिन तिर्यंच सिर्फ नरक का ही 33 बांध सकता है। तिर्यंच कभी भी देव का 33 नहीं बांध सकता है। धन्यवाद, क्योंकि उसमें गुण स्थान आगे चाहिए। हाँ, क्योंकि वो उत्तर 8वें देवलोक तक ही जा सकते हैं ना तिर्यंच, इसलिए हाँ। वो आगे के नहीं बांध सकते। ठीक, धन्यवाद दीदी। हमको इसको ठीक से समझाइएगा ना, हाँ साहब, प्राकृतिक द्वंद्व को ठीक से समझाइएगा ना पाकिस्तान। हाँ देखिए, 8 प्रकृति क्लियर हुआ, 7 प्रकृति क्लियर हो गया। 8 मतलब 8 कर्मों को एक साथ बांधना, वो पहला बंध स्थान हमारा। 7 प्राकृतिक मतलब आयु कर्म नहीं बंध रहा है, आयु कर्म नहीं बंध रहा है तो उसको बोला हमने 7 प्राकृतिक बंध स्थान। अब 1 से लेके 90 गुण स्थान तक हमारा क्या होगा, 7 प्रकृति। प्रकृतियों का बंध। अब अगला आया 6 प्राकृतिक बंध स्थान। आयु छूट गया, यहाँ पे मोहनी भी छूट जाएगा, क्योंकि 90 गुण स्थान तक ही मोहनी बनता है, तो 10वें गुण स्थान में कितना हो जाएगा बंध स्थान, 6। और 11वें गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक 1 प्रकृति होगा, 1। वहां पे सिर्फ वेदनी का ही बंध होता है, तो 11 से लेकर के 13 तक 1 प्राकृतिक बंध स्थान। तो कुल बंध स्थान कितने हो गए हमारे, 4 प्रकृति, 7 प्रकृति, 6 प्रकृति और 1 प्रकृति। ठीक सर। अच्छा हाँ साहब प्रीति जी, ऐसा कहते हैं ना कि आयु का बंध एक ही बार होता है। आयु का बंध पूरे जीवन काल में एक ही बार होता है, लेकिन उस एक बार में आप कितने टाइम में आयु बांध रहे हैं, कितनी बार में आयु बांध रहे हैं, वो आकर्ष से हमको पता चलता है। अच्छा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि लगातार एक ही टाइम पीरियड पे आयु को बांधते हैं, ऐसे रुक रुक के भी बांध सकते हैं हाँ, आकर्ष। अंतर मुहूर्त फिक्स है कि अंतर मुहूर्त में ही आपको आयु बांधना है, लेकिन उस अंतर मुहूर्त में भी छोटा और बड़ा हो सकता है, और 8 बांधा फिर रुका, फिर 8 बांधा फिर रुका, ऐसा हम 8 बार कर सकते हैं। हाँ, और बीच में इसमें 7 प्राकृतिक रहेगी। जी हाँ, और इसमें बीच में 7 प्राकृतिक रहेगी। धन्यवाद दीदी। आयु का उदय में ना शादी अनादि बताइए ना, आयु का उदय में शादी अनादि कैसे घटित होगा? आयु के उदय की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, उदय उदीर्णा सभी का। हाँ ठीक है, शादी अनादि, बंद की शादी अनादि क्लियर है सबको? हाँ, बंद का क्लियर हो गया। ठीक है, अब उदय की बात करते हैं हम। उदय स्थान क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं उदय स्थान हमारे? आयु का तो 14 के 14 गुण स्थान तक रहेगा। 13 तक उदय तो 8 आयु का 14 तक रहेगा। 8 7 और 8 प्राकृतिक 7 और 4 प्राकृतिक। हाँ, 8 प्राकृतिक उदय का मतलब क्या हुआ कि सारे कर्मों का उदय है। जैसे वर्तमान में हमारा जीव है, तो हमारे जीव को कितनी प्रकृति का उदय है? 8 का। 8 या 7। छूट जाएगा आयु बढ़ हो रही है तो 8 है ना। एक बार सुनिएगा प्लीज, एक बार। अभी हम बंद की बात नहीं कर रहे हैं, बंद का हम 7 या 8 बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम उदय की बात करेंगे तो हर जीव को अभी वर्तमान में
8 कर्मों का ही उदय है। 7 कर्मों का उदय कब होता है? जब जीव उपशम श्रेणी आरोहण करता है और 11वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, तब जीव को 7 का उदय आता है। एक मतलब पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक का कोई भी जीव हो तो उसको 8 कर्मों का ही उदय रहेगा। पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक कोई भी जीव हो तो उसको कितने कर्मों का उदय रहेगा? 8 का नियम उदय में रहेगा। ठीक है। और जब वो जीव 11वें या 12वें गुण स्थान में जाता है तो उसको मोहनी का उदय नहीं होता है, तो वहां पर 11वें या 12वें गुण स्थान में उसको 7 प्रकृति का उदय होता है। और जब जीव 13 या 14वें गुण स्थान में होता है तो उस जीव को 4 प्रकृति का उदय होता है। यहाँ पे जो भी हमारे अघाती कर्म हैं वो ही बचते हैं। 4 अघाती कर्म कौन से होते हैं? वेदनी, नाम, गोत्र और आयुष्य। ठीक है। तो हमारा उदय स्थान हुआ 8, 7 और 4। 8, 7 और 4 ये 3 हमारे उदय स्थान होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? 14 में तो उदय तो है ही है ना। हाँ, 13 और 14 दोनों 13 और 14वां दोनों में ही 4 का उदय है। हाँ ठीक, ओके। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 8 प्रकृति की जो सादी अनादि है वो उदय की अपेक्षा कैसी बनेगी, तो वो हम देख लेते हैं। सादी अनादि, ध्रुव और अध्रुव। अच्छा ये बताइए 8 प्रकृति की शादी होती है नहीं होती है उदय में? होती है। कैसे होगी? एक जना 11वें में पहुंचा वो 7 प्रकृति का बंद किया कि वापस वो बंद नहीं किया। सॉरी उदय बोलना था। हाँ 11वें में गया तब 7 प्रकृति का उदय था, फिर जैसे ही 10वें में आया तो 8वां का उदय हो गया, तो शादी हो गई। जी हाँ, मतलब 7 प्रकृति का उदय था 11वें गुण स्थान में, जब वापस गिरा तो उसको 8 प्रकृति की उदय की शादी हो गई। तो उदय की शादी होती है 8 प्रकृति की, तो कहे हाँ होती है। ये अनादिकाल से होता है तो होता है। तो भी अभवी जीव है उनको अनादिकाल से 8 का ही उदय है, और अनंत काल मतलब उनका ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ध्रुव है तो उनको हमेशा 8 का ही उदय रहेगा। और इसका अध्रुव, क्योंकि शादी है तो अध्रुव भी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों पे राइट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि समय भी लगभग 9:15 ऊपर हो गया है। मैं भाव रखती हूँ। कल आपके छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, हमेशा बोलते हैं आयु का बंध गोलमाल की स्थिति में होता है, उसका मतलब क्या होता है? देखिए इसको इतना ऐसा समझ सकते हैं